नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज मेरे साथ एक खास मेहमान अखिल चतुर्वेदी जो कि मोतीलाल ओसवाल एएमसी के चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। अखिल जी फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, तो उनसे हम बिजनेस की बात तो करेंगे ही, लेकिन साथ में कुछ फिटनेस की बातें भी होंगी। अखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। अखिल, पहले कहाँ से शुरुआत करें, फिटनेस से या फिर इन्वेस्टमेंट से? मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट से करते हैं, फिटनेस आजकल थोड़ा सा साइड में है। अच्छा अखिल, ये बताइए मुझे कि मार्केट की परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही है और साथ में मोतीलाल ओसवाल के फंड्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज के फंड्स हैं, तो आपका फोकस कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज पे होता है टाइम टू टाइम, या फिर आपने सभी स्कीम जो होती हैं इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं? नहीं, सो पंकज जी, सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं और मोतीलाल ओसवाल एएमसी में हमारे हमेशा से एक फ़िलॉसफी रही है कि लिमिटेड प्रोडक्ट्स करना है और लिमिटेड प्रोडक्ट्स में परफॉर्मेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए और उन्हीं को बड़ा करिए। तो आप देखेंगे पिछले 10 सालों में केवल 7 ही प्रोडक्ट हमारे पास में है और पिछले कुछ सालों में जब काफ़ी एनएफओज आए, हमने अपने आप को थोड़ा सा रेजिस्ट किया एनएफओज करने में और ये कोशिश की कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं में परफॉर्मेंसेज आए, उन्हीं प्रोडक्ट्स में ग्रोथ मिले। तो आज देखेंगे हमारे जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मिड कैप कैटेगरी फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी फंड है, फोकस फंड है और फिर कुछ सोल्यूशन फंड्स हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये काफ़ी हैं और जैसे आपने बताया कि अब इन फंड्स में परफॉर्मेंसेस भी अच्छे आ रहे हैं, तो उसके कारण ग्रोथ भी आ रही है। सो सब बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं, सो सारे फंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, इनमें से कुछ फंड्स जो है टाइम टू टाइम इनके परफॉर्मेंस साइकिल्स अच्छी आती हैं, तो उस हिसाब से आप देखें तो मिड कैप फंड और लार्ज एंड मिड कैप फंड और अब आज की तारीख में हमारे जो ELSS फंड है, तीनों फंड में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और काफ़ी समय से कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस आ रही है। तो ऐसा लगता है कि इन फंड्स में अब और इन्वेस्टर्स आएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन आएगा और ये फंड्स बड़े होंगे। बिल्कुल अखिल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी फंड्स हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट के चाल के हिसाब से भी थोड़ा फोकस कम ज़्यादा हो जाता है। और आपके पास डाइवर्सिफाइड की बात करें तो लार्ज एंड मिड कैप भी आपके पास है, फोकस्ड है, फ्लेक्सी कैप है, तो डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में तो आपके पास फंड्स हैं ही। ELSS में डेफिनेटली आपका लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत अच्छा फंड है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। मिड कैप की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी है। लेकिन अगर मैं बात करूं एज अ फंड हाउस, आपकी फ़िलॉसफी, आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है? क्योंकि फंड की परफॉर्मेंस तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन डाउन साइड भी प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, किस तरह से मैनेज होता है और आपकी फ़िलॉसफी क्या है जब फंड हाउस, उस पर थोड़ा सा आप मुझे बताइए। श्योर। सो दो चीज़ें होती हैं फंड मैनेजमेंट में, एक होता है स्टॉक सिलेक्शन और एक होता है रिस्क मैनेजमेंट या एलोकेशन, राइट। दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप बेहतरीन कंपनियां खरीदिए और फिर हर कंपनी में कितना निवेश करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, किस समय पे आपको अपने प्रॉफिट बुक करने हैं, किस समय पे आपको आपके लैगर्ड स्टॉक्स को कट करना है। ये टाइम टू टाइम आप अगर रिस्क मैनेजमेंट करें और सुपीरियर स्टॉक सिलेक्शन करें तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से परफॉर्मेंस में स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी आती है, राइट। तो आज अगर हम देखेंगे हमारे जो प्रोसेस है, जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है, काफ़ी पॉपुलर है। हम लोग हमारी जो फिलॉसफी है वो QGLP फिलॉसफी हम लोग बोलते हैं, हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। सो क्वालिटी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, दिस इज़ द फिलॉसफी। अब अगर आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स रिस्की तो होते ही हैं, तो अगर आपको रिस्क को प्रोटेक्ट करना है, डाउन साइड को प्रोटेक्ट करना है, तो सबसे ज़रूरी होता है क्वालिटी। अगर आप अच्छी से अच्छी कंपनियां खरीदो तो आपका जो डाउन साइड है वो लिमिटेड होता है और अपसाइड अनलिमिटेड होता है। तो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है और आप देखेंगे हमारे क्वालिटी फिल्ट्रेशन में ही 90% कंपनियां फिल्टर आउट हो जाती हैं। तो क्वालिटी चेक आपका हो गया, दैट मीन्स आपका नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब पैसे बनाने के लिए आपको ग्रोथ चाहिए, तो फिर इस यूनिवर्स में से, क्वालिटी यूनिवर्स में से आपको ऐसी कंपनियां चूज़ करनी है जिसमें आपको अच्छा ग्रोथ मिले, जिसमें कि जो कंपनियां हाई ग्रोथ से अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा रही हैं, राइट। सो ग्रोथ चेक हो गया, तो क्वालिटी से आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट होता है, ग्रोथ से आपका कैपिटल अप्रिशिएट होता है या पैसे बनते हैं, राइट। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप सही प्राइस पे लें
तो विनिंग कॉम्बिनेशन है, राइट? यू हैव बॉट गुड कंपनी, गुड ग्रोथ एट द राइट प्राइस, देन almost it is certain that the outcome will be very good, right? तो this is the stock selection process, right? अब अगर मोतीलाल ओसवाल ग्रुप देखेंगे तो काफ़ी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 75 के ऊपर एनालिस्ट हैं, सारे सेक्टर्स कवर होते हैं, 300 के ऊपर कंपनियाँ एक्टिवली ट्रैक हो रही हैं। तो उसके कारण आप हमारे पोर्टफोलियोज़ में अगर फैक्ट शीट्स को खोल के देखेंगे तो काफ़ी ऐसी कंपनियाँ नई टाइप की होती हैं जो जनरली आपको दूसरे फंड्स में शायद एकदम से देखने को नहीं मिले। तो आपको इनोवेटिव आइडियाज़ भी मिलते हैं, क्वालिटी भी मिलता है, ग्रोथ भी मिलती है और सही प्राइस पे लेने की कोशिश भी रहती है। तो ये हो गया स्टॉक सिलेक्शन। फिर होता है रिस्क मैनेजमेंट और एलोकेशन, राइट? तो इसमें 3-4 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक, जो आपने कंपनी खरीदी है, अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कंपनी महंगी हो रही है, तो आप सही समय पे प्रॉफिट बुक करिए। तो हमने क्या किया, हमारे यहाँ पे स्टॉक एलोकेशन में मिनिमम और मैक्सिमम वेट डिसाइड किया हुआ है। Okay. तो क्योंकि हम हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियोज रन करते हैं, तो मिनिमम वेट है 2 से 2.5%। अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है तो आप 2 से 2.5% तक का एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, राइट? और अपर साइड पे 9% का लिमिट है। तो जब कोई कंपनियां 9% के ऊपर जाती हैं तो वो बाय फोर्स आपका प्रॉफिट बुकिंग करके फंड मैनेजर को 9% के नीचे लेके आना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली आपने अपना प्रॉफिट बुकिंग प्रोसेस को सेट कर दिया है। सेकेंड है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। तो म्यूचुअल फंड्स में हमारा जो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन है वो 7.5% और डेविएशन, सॉरी। तो लेट्स से अगर इंडेक्स में बैंकिंग है 25%, तो हमारे पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर 7.5% प्लस 7.5% माइनस का डिविएशन कर सकते हैं। तो वो भी आपने एक टॉप डाउन कंट्रोल कर लिया। थर्ड है कि ऐसा होता है काफ़ी टाइम की कोई स्टॉक्स हैं जो लैगर्ड्स होते हैं या नहीं चलते हैं या कभी कभी उनमें नुकसान भी होता है। तो उसमें भी हमारे प्रोसेसेस डिफाइंड है कि कब आप किस तरीके से अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर करोगे या कब आप लैगर्ड स्टॉक से एग्जिट करेंगे। तो आपने प्रॉफिट बुकिंग सेट कर लिया, आपने डाइवर्सिफिकेशन सेट कर लिया, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, और ये सारे कॉम्बिनेशन में बेसिकली रिस्क को हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। सेंटर गोल हर पोर्टफोलियो मैनेजर का एक ही है कि आप अपने रिटर्न्स को जितना स्टेबल, जितना कंसिस्टेंट कर पाएँ, इवेंचुअली इन्वेस्टर्स को वही अच्छा लगता है। इन्वेस्टर्स को स्विंग परफॉर्मेंस नहीं अच्छी लगती कि आप टॉप में हो, बॉटम में हो। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कि आप क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 में अगर रहें और लंबे समय के लिए रहें तो इन्वेस्टर का फ़ायदा होता है। कंसिस्टेंसी इन्वेस्टर का फ़ायदा होता है और विन विन सिचुएशन है। सही बात है। अखिल, एक बात बताइए, आपने भी कहा कि ग्रोथ है रीजनेबल प्राइस, तो आपका स्टाइल जो है वो एज अ फंड हाउस में बात कर रहा हूँ, वो ग्रोथ स्टाइल है मेजरली, या फिर फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में अपना स्टाइल फॉलो करते हैं? नहीं, सो हमारा स्टाइल ग्रोथ ही है। सो वी आर ग्रोथ इन्वेस्टर्स एंड ग्रोथ का भी साइकिल आता है। सो ये भी एक स्टाइल है, राइट? तो आप देखेंगे पिछले 2 साल में वैल्यू ने अच्छा किया, वैल्यू स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। तो जो फंड मैनेजर्स हैं जिनने वैल्यू स्टॉक्स में डाला तो उनके फंड्स में परफॉर्मेंस अच्छे है। हमारी फिलॉसफी ग्रोथ है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, जैसे मैंने बताया आपको। और ग्रोथ में तो हम ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं और हम उन कंपनियों में डालते हैं जहाँ अच्छा ग्रोथ रहता है। एट द सेम टाइम आपको अपने वैल्यूएशंस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ जो मैंने समझी है और सीखी है मार्केट्स में कि वैल्यूएशंस पे की समझ और वैल्यूएशन पे पकड़ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी कंपनी गलत भाव पे आपने ले ली तो पैसे बनते हैं, करेक्ट, बट थोड़े समय के बाद बनते हैं। तो वो जो पीरियड होता है वो पीरियड थोड़ा पेनफुल जाता है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 100%। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि ग्रोथ के चक्कर में ऐसा ना हो कि अगर सेफ्टी मार्जिन नहीं है, कम है, तो नुकसान होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो आप बोल रहे हैं जब फंड हाउस, और आपने एक्सप्लेन किया अभी कि आप रिसर्च एनालिस्ट, बहुत बड़ी टीम है और रिसर्च पर फोकस है, तो डेफिनेटली, और वो दिखाई देता है। एक फ्रेमवर्क है जो हम फॉलो करते हैं, काफ़ी हम ही लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं पेग फ्रेमवर्क, PG फ्रेमवर्क, जिसका मतलब है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ। तो आप कितना पी मल्टीपल कितने ग्रोथ को देना चाहेंगे, राइट? तो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है 20% से और उसका पी मल्टीपल है 20 टाइम्स, तो PG हो गया 1, ठीक है? अब कोई कंपनी का ग्रोथ 20% है बट पी मल्टीपल है 70, तो आपका PG हो गया 3.5। सिमिलरली कोई कंपनी का ग्रोथ 20% है बट पी मल्टीपल 10 है, तो वो हाफ पैग हो गया।
तो अब इसमें अगर आप देखेंगे जो हमारे जो फ्रेमवर्क्स हैं उसके हिसाब से बेसिकली हमारी ये कोशिश है कि 1 to 2 का PEG को मेंटेन करना। सो 1 प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ से लेके 2 प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ इज़ अ कंफर्टेबल जोन। आप जितना 1 के पास जा रहे हैं, 1 के नीचे जा रहे हैं, उतना आपका पोर्टफोलियो सस्ता हो रहा है, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंट्री पॉइंट्स के लिए। और जितना आप 2 के ऊपर जाते हो तो वो वहाँ पर आपका थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रहा है, तो वहाँ से अपने को नीचे लाना है। तो ये एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये ट्रैक करने के लिए कि कौन सी कंपनी महंगी है, कौन सी कंपनी सस्ती है। बिकॉज बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है, आप कितना मल्टीपल कितना ग्रोथ। अब कोई कंपनी ऐसी होती है जो पेरेनली एक्सपेंसिव होती हैं, तो वो एक्सेप्शंस हैं। बट अब आप देखेंगे, आप ये फ्रेमवर्क लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है हम 75 PE की कंपनी खरीद लें, बट उसका ग्रोथ भी होगा 50%, तो फिर वो उसका मायने नहीं है 75 PE। टेक्निकली डेफिनेशन में 75 विल लुक वेरी एक्सपेंसिव, बट इन आवर डेफिनेशन इट विल लुक ओके। अच्छा, अभी आपने कहा था कि जैसे बहुत सारे फंड्स हैं, तो आपका जो फोकस है मिड कैप फंड है या फ्लेक्सी कैप है, फोकस फंड है, तो इनमें से कोई फंड्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि इस वक्त पर इन्वेस्टर्स को एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, जो आने वाले टाइम में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, कि लार्ज एंड मिड कैप के मुकाबले मिड कैप बेटर परफॉर्म कर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है? या फिर एसेट एलोकेशन के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से आप सभी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो जेनेरिक फंड स्पेसिफिक नहीं है, बट जेनेरिकली आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप का जो स्पेस है वो वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव है। ओके। तो अगर किसी को किसी इन्वेस्टर को टैक्टिकल बेट लेना है तो आज की तारीख में थोड़ा स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन रहेगा, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है। बिकॉज पिछले 5-6 सालों से स्मॉल कैप्स में ज़्यादा ग्रोथ आई नहीं है। कंपनियाँ अच्छी कर रही हैं बट ग्रोथ नहीं आ रही है, सॉरी ग्रोथ भी आ रही है बट PE मल्टीपल नहीं मिल रहा है, री रेटिंग नहीं हो रही है, राइट। तो स्मॉल कैप स्पेस में वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं। तो फिर माइक्रो कैप, क्योंकि आपके पास तो माइक्रो कैप भी माइक्रो कैप से बढ़कर आ गए। तो स्मॉल कैप एक्टिव तो नहीं है, बट हाँ हमने माइक्रो कैप फंड किया है। बट स्पेसिफिक आंसर आपके क्वेश्चन का ये है कि जहाँ तक हो सके ऐसा पोर्टफोलियो लेना चाहिए जिसमें सब टाइप के कंपनियाँ हों, लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप हो। अब इसमें जो 3 कैटेगरीज हैं आज की तारीख में, आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जा सकते हो, आप मल्टी कैप कैटेगरी में जा सकते हो, आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आ सकते हो। इन तीनों कैटेगरी में मुझे ऐसा लगता है कि लार्ज एंड मिड कैप इज़ अ गुड कैटेगरी। नाउ आई टेल यू व्हाई। क्योंकि इसमें 1/3 ऑफ द पोर्टफोलियो हैज़ टू बी मैंडेटरीली इन्वेस्टेड इन द टॉप 100 कंपनीज। मतलब 1/3 पोर्टफोलियो आपका टॉप 100 कंपनीज में मैंडेटरीली इन्वेस्टेड होना चाहिए। तो आपका 1/3 तो लार्ज कैप होने ही वाला है, 1/3 आपका मिड कैप होगा, ठीक है, और 1/3 एनी कैप। तो अब जैसे जैसे माहौल बदलते हैं, कभी लार्ज कैप अच्छे होते हैं, कभी मिड कैप अच्छा होता है, कभी स्मॉल कैप अच्छा होता है, तो वो जो लास्ट 1/3 है उसमें आप अपना एलोकेशन को ऊपर नीचे करके इसको आप ट्रू टू इट्स फॉर्म फ्लेक्सी कैप स्टाइल फंड चला सकते हैं। तो मुझे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी बहुत अच्छी लगती है, और इसलिए 3-3.5 साल पहले हमने इसी कैटेगरी में अपना फंड लॉन्च किया, विच वॉज एन एडिशन टू आवर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी विच वी ऑलरेडी हैव। सो ये कैटेगरी अच्छी है। नहीं, क्योंकि माइक्रो कैप एक तो शायद पहला फंड आप ही का है, माइक्रो कैप इंडेक्स फंड, और दूसरी बात स्मॉल कैप को लेकर आपने जैसे कहा कि वैल्यूएशन अच्छी है, तो इसीलिए मैंने सवाल को ऐड किया कि माइक्रो कैप मेरे हिसाब से अगर थोड़ा पोर्टफोलियो में रखा जाए। देखिए माइक्रो कैप में भी क्योंकि आपसे बात चल रही है और हमारा NFO भी चल रहा है, तो माइक्रो कैप ऐसा स्पेस है जो बेसिकली इंडिया की टॉप 500 कंपनीज के नीचे जो नेक्स्ट 250 बेस्ट कंपनीज है, 501 से लेके 750, इस स्पेस में वो इंडेक्स क्रिएट हुआ है। इनमें आप देखेंगे कि एवरेज इस बास्केट में एवरेज मार्केट कैप जो है वो 3000 करोड़ का है। तो ये कंपनियां अभी फ़िलहाल काफ़ी छोटी होती हैं, इनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, काफ़ी कंपनियां शायद ग्रो नहीं कर रहे हैं या बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये बहुत हाई रिस्क स्पेस है, और एलोकेशन करना चाहिए, बट छोटा एलोकेशन करना चाहिए, स्मॉल एलोकेशन। SIP इज़ द बेस्ट रूट, बट इसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में 10, 15, 20 सालों तक अगर आप इसको रखें तो इसका जो एवरेज कंपाउंडिंग आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन बी वेरी वेरी सरप्राइजिंग। बिल्कुल, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया, आपने बनाया, एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने काफ़ी कुछ अपनी राय भी दी उसके ऊपर, बट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, इतना बता रहा हूँ। नहीं, माइक्रो कैप क्योंकि ज़रूरत भी थी, मुझे लगता है कि ऐसे इन्वेस्टर जो फर्दर डाइवर्सिफिकेशन चाहते हों, क्योंकि होता ये है कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपके 500 स्टॉक्स कवर हो जाते हैं, लेकिन फर्दर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, और माइक्रो कैप जो स्टॉक्स हैं इंडेक्स में
वो शायद किसी के पोर्टफोलियो में नहीं है, उनमें जनरली से आपको जो दिखेंगे नहीं। हाँ, तो वो एक अच्छा है आपका पॉइंट long राइट term है के कि लिए। डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से और आपको फ्रेश आइडियाज़ भी आते हैं, बिल्कुल। आपका इनडायरेक्टली उभरती हुई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी हो जाते हैं इनडायरेक्टली, राइट। तो यही आगे जाके यही स्मॉल कैप बनेंगे और फिर इनमें से कुछ मिड कैप बनते हैं, उन्हीं में कुछ में से कुछ लार्ज कैप बनेंगे, राइट। सो करेक्ट है। अखिल, आपको डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, वो काफ़ी लाइक करते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, काफ़ी बातें होती हैं आपके बारे में। तो पहले तो बताइए कि इस म्यूचुअल फंड के बिजनेस में एडवाइस की कितनी इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब ये हमेशा एक डिबेट भी हो गई है, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, और आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जब फंड हाउस बात करें तो यदि दोनों चॉइसेस हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, बट इंडिविजुअली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और म्यूचुअल फंड में एडवाइस की कितनी इंपॉर्टेंस है? दोनों रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की सभी को ज़रूरत है, राइट। एक सिंपल आंसर दूं तो मैं खुद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेता हूँ। ओके, अच्छा, आप भी उनकी मदद से हमारे करते पोर्टफोलियो हैं। मेरे पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेता हूँ। ओके, दो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो मेरे को एडवाइस करते हैं, वेरी गुड। एंड आई यूज़ दैट, सो दैट आंसर्स इट ऑल, मतलब कि कि मैं इतना खुद- इम्पॉर्टेंट है, या राइट। सो बट येस, ये जो MFD स्पेस है, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एक तो काफ़ी मेहनत करते हैं नए इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है, बिकॉज इसमें फिक्स्ड रिटर्न नहीं है, राइट। इसमें मार्केट लिंक रिटर्न्स होते हैं। तो म्यूचुअल फंड समझाना, रिस्क समझाना, एसेट एलोकेशन करना, फिर इतने सारे फंड्स हैं तो उसमें से शॉर्टलिस्ट करके कुछ प्रोडक्ट्स को सजेस्ट करना, उसके बाद में टाइम टू टाइम उनका रिव्यू करना, और फिर धीरे धीरे अपने क्लाइंट्स को हेल्प करना अपने गोल्स को मीट करने के लिए, आई थिंक। और उसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और हर चीज़ में एक प्रूफ टू द पुडिंग होता है, तो इसमें प्रूफ ये है कि आज मेरे को 23 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। एक ज़माने में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का MFD इंडिविजुअल्स जो हैं, इनका टोटल AUM होता था 10-15% पूरे इक्विटी के AUM में। आज वो बढ़कर हो चुका है 45%। 45% AUM आज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कंट्रोल करते हैं, और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्योंकि सही काम कर रहे हैं। इशू एक ही है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कम है। तो अभी एम्फी और सेबी सब ने इनिशिएटिव लिए हैं और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड करने के लिए, बिकॉज आज आप देखेंगे एड्रेसेबल मार्केट है, 20 से 25 करोड़ लोग हैं जिनको, जो म्यूचुअल फंड के टारगेट ऑडियंस हैं, उसमें से 3 करोड़ ने किया इन्वेस्ट, राइट। तो और मेहनत करनी है, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए जो और छोटे छोटे शहरों में, टाउन्स में जाके काफ़ी इन्वेस्टर्स को लेके आएँ, उनकी मदद करें वेल्थ क्रिएशन करने के लिए, इन्फ्लेशन से बीट करने के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स मीट करने के लिए। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक खासियत है कि ये बड़े रिलेशनशिप ड्रिवन होते हैं। इनके लिए क्या, बहुत मेहनत करके क्लाइंट आता है, राइट, इन्वेस्टर आता है, फिर उसके साथ में फैमिली जैसा रिलेशनशिप बनाना, अच्छे दिनों में बुरे दिनों में साथ में रहना। काफ़ी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैं जानता हूँ जिनके एकदम घरेलू रिश्ते हो जाते हैं इन्वेस्टर्स के साथ में, राइट। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है, और इनको इस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। आपने जो कहा, मुझे एक बात और लगती है यहाँ पर, इमोशन मैनेज करना। कई बार क्या होता है कि जब वक्त ख़राब होता है, मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का माहौल होता है और इन्वेस्टर्स दुविधा में होते हैं कि क्या करना चाहिए, शायद उस वक्त पर भी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है कि आपका कोई हैंड होल्ड करे, आपका उस टाइम पे थोड़े से इमोशन कंट्रोल करे, क्योंकि अगर आप निकल गए उस वक्त पर, बाद में गलती का एहसास होता है कि अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते तो शायद पैसा बनता। और इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्कीम्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है बट इन्वेस्टर्स निकल चुके होते हैं। तो डेफिनेटली मेरा भी पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो आपको स्कीम आइडेंटिफाई करने में मदद कर ही सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में भी शायद आपकी मदद कर सकते हैं। एक्चुअली वो ये 99% इमोशन कंट्रोल मैनेजमेंट है और 1% प्रोडक्ट सिलेक्शन है। सो 99% वर्क इज़ मैनेजिंग इमोशंस। अभी पिछले 5 साल में आप देखिए, डिमोनेटाइजेशन हुआ, GST हुआ, इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ, मार्केट्स में भी काफ़ी वॉलीटिलिटी थी, फिर कोविड हो गया, फिर वॉर हो गया। तो आप समझिए हर समय पे मार्केट ने रिएक्ट किया, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है।
SIPs में ग्रोथ हुई है, इसका मतलब है कि इमोशन मैनेजमेंट अच्छा हुआ है बिल्कुल। और सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अच्छा, आपने बात की कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और डेफिनेटली हम अगर देखें सबसे बड़ी खुशी होती है कि SIP बुक हाँ जी, आज लगभग 15,000 15,000 करोड़ करोड़ है। की हो गई है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना इसमें मतलब हेल्पफुल रहा है? और दूसरा साथ ही इन्वेस्टर एजुकेशन को लेकर, क्योंकि अभी भी हम देखें तो अवेयरनेस की थोड़ी कमी देखी जा सकती है म्यूचुअल फंड स्पेस में, तो उस पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? थोड़ा सा मुझे शॉर्ट में इन दोनों चीज़ों पर एक साथ बताइए प्लीज़। नहीं तो रेगुलेशन हर समय पर रेगुलेशन मदद ही करता है इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। मेरा एक इंटरव्यू था, उसमें भी मैंने ये बात की थी कि आप देखेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, कोविड हुआ, इन सब सिचुएशंस में RBI ने बहुत अच्छा काम किया एंड वी केम आउट एज विनर्स। आप देखेंगे कि 1992 में जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उसके बाद में SEBI काफ़ी एक्टिव हुआ, उसके बाद में जो कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री है, स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस प्लस म्यूचुअल फंड और जितने भी जुड़े हुए बिजनेसेस हैं उसमें सिर्फ ग्रोथ ही आई है, राइट। तो रेगुलेटर्स, अभी रियल एस्टेट में रेगुलेशन आ गया, सो रियल एस्टेट रेगुलेटर्स हैं, रेरा है, तो आज कंफर्टेबली आप घर खरीद सकते हो, आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो रेगुलेशन आने से स्टेबिलिटी आती है, रेगुलेशन आने से सब एक दायरे में रहते हैं और शॉर्ट टर्म में शायद स्लो डाउन हो बट लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ मिलेगा। तो रेगुलेशन और रेगुलेटर्स टाइम से ऐसे डायरेक्शंस देंगे विच इज़ फॉर द गुड ऑफ द इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म। तो रेगुलेटर्स की बात पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए कि जो भी चेंजेस अगर आते हैं तो ये इन्वेस्टर्स के हित में ही होता है, वो इन्वेस्टर्स को माइंड में रख के ही बनाए जाते हैं, राइट। और सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? इन्वेस्टर एजुकेशन, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। बिकॉज दोनों क्वेश्चन साथ में इसलिए मैंने बोला क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो जहाँ पर रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर एजुकेशन का क्या रोल है? सो रेगुलेटर्स तो आपने एक्सप्लेन किया। रेगुलेटर्स ने क्लियरली 2 बेसिस पॉइंट आइडेंटिफाई किया हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। वो 2 पैसा जो है वो एक पैसा जाता है एम्फी को, एम्फी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, एक पैसा AMCs के पास रहता है जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, आप जैसे लोग काफ़ी काम कर रहे हो और बहुत लोग हैं ऐसे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिजिटल और डिजिटाइजेशन, ये जैसे वीडियो बन रहे हैं फिजिकली डिजिटली, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और इंडिया में अब जो 5G कैपेबिलिटी है और स्मार्टफोन्स का जो पेनिट्रेशन है, ये सब काफ़ी डीप हो गया, राइट। तो इन इंटरव्यूज के तो IAP चल रहा है और कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं। जितना कर मैंने बताया कि 25-30 करोड़ इन्वेस्टर ऐड करने हैं, तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत काम करना है। नहीं, आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो ये मार्केट साइज़ और बढ़ता ही रहेगा। अच्छा अखिल, आप क्योंकि इस इंडस्ट्री के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं म्यूचुअल फंड मार्केट पर और इन्वेस्टमेंट पर, मुझे अगर आपसे कोई एक राय या आपकी कोई एडवाइस पूछनी हो इन्वेस्टर्स के लिए कि उन्हें अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या होगी वो एडवाइस? तो बहुत सिंपल आंसर है इसका। मैं हर समय पे ये बोलता हूँ कि इन्वेस्टर्स के लिए ये मंत्र है एक्चुअली। सो इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना समय आपको मिलेगा कंपाउंडिंग को एंजॉय करने के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए। हर समय पे इन्वेस्ट करिए तो आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होगा और लंबे समय पे ही काम होगा। तो 10, 15, 20, 25, 30 साल, आई थिंक 10 साल के नीचे तो सब शॉर्ट टर्म ही है। बिल्कुल, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म आपका। मेरा एक रिक्वेस्ट हमेशा इन्वेस्टर से रहेगा कि स्पेशली आप अगर इक्विटी प्रोडक्ट्स को में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मिनिमम 10 साल का प्लान बना के आइए। उतना ही पैसा लगाइए जो आपको 10 साल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी हो जाए आपको ये पैसा 10 साल तक तो टच नहीं करना है, राइट। फिर आप क्या है ना, ये जो वॉलीटिलिटी, करेक्शन, अप डाउन, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज आपको 10 साल के पहले 10 साल का बॉन्ड है तो आप 10 साल बाद ही देखेंगे। अब 10 साल में आप देखेंगे तो मोटा मोटी एवरेज 13 से 15% का रिटर्न बन जाता है। उसको आप कंपाउंडिंग कर दीजिए तो आपका 4-5 गुना ऐसे ही हो जाता है, राइट। सो रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, गारंटीड नहीं होते हैं, बट मोटा मोटी उम्मीद की जा सकती है। जो पिछले 10 साल में देखा है ये रेंज है। नहीं, कहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, 100%। बिल्कुल। अखिल, आप मैराथन रनर रहे हैं, आप रनिंग भी करते हैं, फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, तो इन्वेस्टमेंट हो या फिटनेस हो,
दोनों में ही कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि फिटनेस और इन्वेस्टमेंट दोनों को अगर हम एक ही तरह से देखें कि हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और दोनों में डिसिप्लिन को मेंटेन करें, तो हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ही बन सकते हैं? 100%। मतलब जितना इम्पोर्टेंट मतलब बिना हेल्थ के वेल्थ का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल। तो वेल्थ भले थोड़ा कम हो बट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपके लिए भी वेल्थ अच्छी होती भले है, ही कम हो, फैमिली, हेल्थ हाँ, अच्छी होनी चाहिए। ओके। यस। तो तो आप ज़्यादा पहले फोकस अपनी हेल्थ पर करते हैं और उसके बाद में पैसे को मैनेज करने पर, ये दोनों बराबर है? बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। Okay. 3 से 4 दिन 1 आवर ऑफ एक वर्कआउट, कुछ भी वर्कआउट हो, स्विमिंग, फंक्शनल एक्सरसाइज है, कभी रनिंग हो गया, तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश रहती है कि भाई मतलब 45 मिनट्स टू 1 आवर 4 डेज अ वीक, तो ये कोशिश रहती है। तो बाकी काम पे तो जो ध्यान है वो है ही। मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, वैसे मैंने जो अपनी मैराथन की जर्नी स्टार्ट की और जो कुछ लोगों ने इसमें मोटिवेट किया उसमें से एक आप हैं थैंक कि यू सो मच, आपको देख कर मैंने शुरुआत की। थैंक यू। तो अब आपको देख के thanks. मुझे शुरुआत वापस करनी है। थैंक यू वेरी मच। और अखिल, आपने बहुत सारी बातें बताई और हम चाहें तो डिस्कशन को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, बट बिकॉज समय की सीमा होती है, व्यूवर्स भी हमारे बहुत लंबा वीडियो होता है तो फिर देखना बंद कर देते हैं, तो हम इसे पार्ट में करते रहेंगे, फिर आगे मिलेंगे। बट आज आपने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई फंड हाउस की फिलॉसफी को लेकर, इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स को लेकर, और डेफिनेटली आपने व्यूवर्स के लिए अपनी एडवाइस भी दी जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आज अखिल चतुर्वेदी ने जो भी बातें बताई, मुझे उम्मीद है ये सभी आपको पसंद आई होंगी, आपके काम भी आएंगी। और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।